हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कोठारी कमीशन, है ना, जो 1964 में आया था और इन्होंने 66 में अपना रिपोर्ट दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम इसको इजी वे में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली इस कमीशन में 17 मेंबर थे, जिसका चेयरमैन डी.एस. कोठारी को बनाया गया था। डी.एस. कोठारी उस टाइम में जो है ना यूजीसी के चेयरमैन भी थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके चेयरमैन भी थे उस टाइम में, तो उन्हीं को इस कमीशन का भी चेयरमैन बनाया गया। और इस कमीशन का तीन जो अलग गुण है, इसमें तीन जो अलग फीचर है वो क्या है। ये कमीशन जो है ना राधाकृष्णन कमीशन की तरह और मुदालियर कमीशन की तरह किसी, जैसे राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बताया था, केवल यूनिवर्सिटी के बारे में, और मुदालियर कमीशन में केवल सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया गया था। लेकिन इस कमीशन में तीनों लेवल के बारे में, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल, तीनों लेवल को इसमें इन्होंने अपना तीनों लेवल पे रिपोर्ट तैयार किया। और दूसरी इसकी माननी थी, इस कमीशन की ये माननी थी कि अगर एजुकेशन पे अगर ध्यान दिया जाए तो नेशनल डेवलपमेंट जो है ना अपने आप हो जाएगी। एजुकेशन को इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया। और तीसरी मेन फीचर ये थी कि इस कमीशन में जो है ना केवल इंडिया से ही नहीं, मतलब फॉरेनर भी इस कमीशन के मेंबर थे। 17 में से 6 मेंबर जो थे वो फॉरेनर थे, बाहर देश से लाए गए थे। जैसे लंदन से लाए गए थे, यूएसए से लाए गए थे, टोक्यो से थे, मॉस्को से भी थे, यूनेस्को से भी लाए गए थे। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया वो दो मेथड के थ्रू दिया। पहला, इन्होंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया जो उस टाइम में क्या गड़बड़ियाँ हैं इसको लेकर के और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया। और दूसरा मेथड था सर्वे या इंटरव्यू मेथड, है ना। सर्वे मेथड या इंटरव्यू, जा के हर कॉलेज में, स्कूल में जा के सर्वे किया, टीचर से, प्रिंसिपल से इंटरव्यू लिया, जो बड़े बड़े जो एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानते थे उनका भी इंटरव्यू लिया, है ना। इसी तरीके से मुदालियर कमीशन में और राधाकृष्णन कमीशन में भी, मुदालियर कमीशन में भी सेम है, उन्होंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था और सर्वे इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। लेकिन राधाकृष्णन कमीशन में क्या था, उन्होंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था और जा के सर्वे किया था, है ना। इस तरीके से मतलब तीनों में रिपोर्ट सेम तरीके से ही दिया गया था, क्वेश्चन प्रिपेयर करके और सर्वे करके, तो सेम ही है तीनों में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2 साल के बाद दिया, 1966 में जाके इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए हैं, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट सजेशन है बस मैंने उनको बस मेंशन किया है। ये काफ़ी हैं सब तरह के क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए भी, शॉर्ट टाइप के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, है ना। तो इन्होंने पहला सजेशन जो दिया वो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्होंने अपना सजेशन दिया। इन्होंने बताया जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसको और ज़्यादा पावर दिया जाए, है ना। पहले जितना पावर था उसका पावर बढ़ाया जाए, और यूजीसी का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसका भी पावर बढ़ाया जाए, है ना, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। और इन्होंने कहा एनसीईआरटी जो है ना, जितनी भी करिकुलम और फ्रेमवर्क है सभी लेवल की, वो एनसीईआरटी उसका ध्यान रखेगा। एनसीईआरटी को जिम्मे दिया गया इसका, जो करिकुलम और सिलेबस का एनसीईआरटी देखेगा, है ना। और इन्होंने बताया जो 6% बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी बजट है उसका 6% खर्चा एजुकेशन पे, कम से कम 6% खर्चा करना होगा, है ना, करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने बताया जो आप जितना ज़्यादा कर सके स्टेट गवर्नमेंट उतना ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। ये नहीं बताया कि कितना, कम से कम कितना % करना चाहिए। और लोकल बॉडी जो होती है, जैसे नगर निगम है, वो भी तो टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसको भी बोला जो मतलब आप भी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कीजिए, है ना। और इन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस के बारे में जो इनको और ज़्यादा पावर दिया जाए, है ना, यूनिवर्सिटी को। तो ये सब इनकी थी सजेशन। और दूसरी सजेशन थी इनकी एम्स, मतलब इस एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान दे करके इन्होंने पूरे सजेशन दिया है, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए एक्चुअली में, वो इन्होंने बताया। ये 5 पॉइंट इसमें बताया, इसको 5 पॉइंट्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। पहला पॉइंट ये था कि आप एजुकेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना। जैसे
वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कोई मतलब अगर वोकेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने फोकस किया। दूसरा इन्होंने कहा जो इस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए जो इंटीग्रेशन बढ़े सोसाइटी में, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े। तो इनके लिए इन्होंने बोला जो पूरे देश में जो है ना रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी रीजनल लैंग्वेज का। और हिंदी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ताकि हिंदी अगर पूरे देश में सब बोलेंगे, साउथ में भी या नॉर्थ ईस्ट तरफ भी अगर सब हिंदी जानेंगे तब तो इंटीग्रेशन अच्छे से बढ़ेगी। तो इन्होंने हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया, हिंदी को डेवलपमेंट करने के लिए। और तीसरी इन्होंने बोला जो डेमोक्रेटिक वैल्यू, स्टूडेंट में डेमोक्रेटिक वैल्यू डेवलप होना चाहिए, है ना। डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसका इम्पोर्टेंस दे स्टूडेंट, ये सब सीखे मतलब। और चौथी ये थी जो कंट्री की मॉडर्नाइजेशन हो सके, है ना, मतलब एजुकेशन के थ्रू मॉडर्नाइज हो सके। इसके लिए इन्होंने बोला जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को और एक्सपेंड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेट हो सके, ताकि ये देश मॉडर्न हो सके, मॉडर्नाइज हो सके, है ना। और पांचवी पॉइंट उन्होंने ये बोला जो मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो इसके लिए भी सिलेबस या करिकुलम डेवलप किया जाए इस तरीके से, ताकि बच्चे का क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उसका मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, किसी स्टोरी के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू, है ना। थर्ड इनकी सजेशन थी एक्सपेंशन की और अपलिफ्टमेंट की, है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए। और एजुकेशन का लेवल भी कम नहीं होना चाहिए, है ना, एजुकेशन का लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन का लेवल भी बढ़ना चाहिए और एक्सपेंशन भी होना चाहिए, है ना। तो इनके लिए इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है ना, उसी रफ्तार में तो स्कूल भी बढ़ने चाहिए। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो स्कूल की भी नंबर बढ़नी चाहिए, है ना। और दूसरा इन्होंने बोला जो प्राइमरी एजुकेशन जो है ना 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर में रहना चाहिए ताकि बच्चे इजीली जा सके। और अपर प्राइमरी स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर में होना चाहिए, है ना। स्कूल गर्ल के लिए स्पेशल स्कूल बनाने चाहिए ताकि गर्ल के एजुकेशन को भी मतलब मोटिवेट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाए गर्ल्स को। और इन्होंने बताया जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी वगैरह जो है, उसके एरिया में अगर कहीं पे स्कूल या कॉलेज खोलने हैं तो कोशिश किया जाए जो SC ST OBC जहाँ माइनॉरिटी से ज़्यादा है उस एरिया में स्कूल कॉलेज खोले जाएँ, है ना। इन्होंने बताया जो टीचिंग मेथड है, टेक्स्ट बुक है, जो इवैल्यूएशन का मेथड है, परीक्षा लेने का तरीका सब जो है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको बदला जाए, उसको अच्छा किया जाए और अच्छा किया जाए, है ना, ताकि अच्छे से इवैल्यूएशन हो सके। टेक्स्ट बुक अगर पुराना ही रहेगा तो फिर नया कुछ अगर ऐड नहीं करेंगे उसमें तो नया सीखने को कैसे मिलेगा, है ना। टीचिंग मेथड भी नया नया होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड सबको ऐड करना चाहिए। और बताया इन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है, जैसे अगर किसी बच्चे को पता नहीं है, जो उसके इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है, उसको ये नहीं पता है जो हमको आगे जाके क्या बनना है, तो उस पर टीचर ध्यान दे, और उसको बताए कि ये मतलब बच्चा जिस तरीके से उसका इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट को देख करके, उसकी एबिलिटी को देख करके टीचर ये डिसाइड कर सके जो बच्चे को क्या बनना चाहिए, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या वोकेशनल कोई एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए बच्चे को। तो ये भी इसकी ये थी। और इन्होंने बताया जो वेस्टेज जो हो रहा है, स्टेगनेशन जो हो रहा है, उसके लिए भी उसको भी कंट्रोल किया जाए, है ना। तो ये इनकी सजेशन थी। और इन्होंने बताया जो यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस पे ध्यान दिया जाए। इन्होंने बताया जो ऑटोनोमस कॉलेज भी होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है उसी तरीके से कॉलेज भी ऑटोनोमस होने चाहिए, उसको भी अपना सिलेबस बनाने का, करिकुलम तैयार करने का फ्रीडम होना चाहिए। कॉलेज अगर अगर अच्छे कॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं, तो उनको किसी कॉलेज को, सब कॉलेज को नहीं, जो बहुत अच्छे कॉलेज है उनको ऑटोनोमस, उसको आज़ादी दिया जाए, थोड़ा फ्री दिया जाए ताकि वो एग्ज़ाम अपने तरीक़ा से ले सके, करिकुलम अपने तरीके से डेवलप कर सके। और इन्होंने एक और चीज़ बताया, सीनियर यूनिवर्सिटी इसलिए इनका मानना था जहाँ रिसर्च वर्क सब अच्छे से हो सके वहाँ, और जैसे हायर एजुकेशन के लिए
पीजी वगैरह के लिए, उसको इन्होंने नाम रख दिया सीनियर यूनिवर्सिटी, उसको और ज़्यादा डेवलप करके बनाने के लिए इन्होंने अपना सजेशन दिया। और इनका ये मानना था, उस टाइम में रोट लर्निंग ज़्यादा हो रही थी, है ना, रटने की जो है ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने बताया रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है ना, रोट लर्निंग पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है ना। और इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जो है रूल्स जो है, एडमिशन का रूल जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया, ताकि मतलब ऐसा नहीं जो कोई भी बच्चे आके हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा ले और पढ़ने लगे, जबकि उसकी उतनी मतलब एबिलिटी नहीं है, तब पर भी पढ़ने मतलब एडमिशन करा ले। इसलिए ने थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा था एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए। इन्होंने इवैल्यूएशन के बारे में भी सजेशन दिया। इन्होंने बताया जो 1 से 4 तक के बच्चों के लिए जो है ना, वो उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको प्रमोट कर दिया जाए अगले क्लास में, है ना। और 5th क्लास के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम लेकर के उसको अगले क्लास में कर दिया जाए। और मेन जो एग्ज़ामिनेशन हो वो 10th हो, जो बच्चे लास्ट 10th हो जाए, उसका 10th ख़त्म होने वाला हो, तो 10th लेवल पे जाके उसका एग्ज़ामिनेशन हो, उससे पहले कोई एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बताया जो ओरल और प्रैक्टिकल जो है ना एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ, मतलब रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ जो है ओरल और प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन पे भी ज़्यादा उसको वेटेज देना चाहिए। ऐसा नहीं केवल रिटन एग्ज़ाम ले लिए और प्रैक्टिकल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल को भी इम्पोर्टेंस देना है। और ओरल एग्ज़ामिनेशन जो होता है उसको भी, जैसे बच्चे का अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो उसका जो रिकॉर्ड है, स्कूल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जैसे ये प्रेजेंट कितना रहता है, ये स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, ये सब देख करके भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ऐसा नहीं बस एक एग्ज़ामिनेशन के थ्रू इवैल्यूएशन कर देंगे। और एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ना कि डिवीज़न सिस्टम, है ना। ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने बोला, जो ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। और इंटरनल एग्ज़ामिनेशन जो है और जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मतलब जो टीचर उस पर हर दिन जो गौर करेंगे बच्चे में क्या क्वालिटी है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, ना कि एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन को, है ना। इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में भी सजेशन दिया। इन्होंने बताया जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाए एग्रीकल्चरल एजुकेशन। और इन्होंने बताया कॉलेज लेवल पर है जो 200 एकड़ कम से कम उनके पास एग्रीकल्चर वाले लैंड होने चाहिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे 1000 एकड़ मतलब एग्रीकल्चर वाले लैंड कम से कम होने चाहिए। ये क्राइटेरिया था एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का यूनिवर्सिटी का। तो और इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया कि विदिन 20 ईयर के अंदर में, 20 साल के अंदर में कम से कम 25% विद्यार्थी सेकेंडरी लेवल में वोकेशन के तरफ जाए, शिफ्ट हो जाए, और 50% विद्यार्थी जो है हायर सेकेंडरी का वो वोकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना। और इन्होंने बोला जो नया नया पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए, है ना, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन में बोला जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, ना कि एग्ज़ामिनेशन पे, रिटन एग्ज़ामिनेशन पे, है ना। टीचर इसमें एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा ना टीचर भी बस थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा ही ना रहे हैं। और अगला इन्होंने बताया टीचर का स्टैंडर्ड और टीचर का एजुकेशन कैसे हो, टीचर ट्रेनिंग कैसे हो। तो इन्होंने बोला जो टीचर का मिनिमम पे स्केल जो है वो फिक्स कर दे, ताकि इसमें जो अच्छे अच्छे टीचर हैं वो भी आ सके। ऐसा नहीं बहुत अगर कम पैसे देंगे तो अच्छे टीचर कैसे आएंगे, है ना। और ये भी इन्होंने बताया जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है टीचर का, जो वो भी बढ़ाना चाहिए, जो किस हाई स्कूल के लिए कम से कम टीचर का क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, है ना। और इन्होंने ये बताया जो सैलरी जो होना चाहिए टीचर का वो उनके टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर हाईली क्वालिफाइड कोई टीचर है, अगर हाईली टैलेंटेड है, तो उसका सैलरी बढ़ाना चाहिए, उसका सैलरी इंक्रीज ज़्यादा मिलना चाहिए उसको, है ना। और प्रमोशन में जो है ऐसा नहीं जो सीनियर कोई टीचर है तो उसको प्रमोट कर दिया जाए, प्रमोशन दे दिया जाए। इन्होंने बताया जिस टीचर के पास एबिलिटी है, जो ज़्यादा टैलेंटेड टीचर है, उसको प्रमोशन दिया जाए, है ना कि सीनियर के हिसाब से, जो ये ज़्यादा सीनियर है, ज़्यादा एज के हैं तो इनको प्रमोशन दे दिया जाए, ऐसा नहीं, है ना। और इन्होंने ये भी सलाह दिया कि स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, हर स्टेट में
एक बोर्ड होना चाहिए टीचर एजुकेशन का, है ना। और इन्होंने वीमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया, वीमेन एजुकेशन के बारे में भी अपना सजेशन दिया। इन्होंने बताया कि वीमेन का एजुकेशन जो है वो एक मेन के एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जब औरत जब पढ़ती है तो उसका फैमिली एक तरीके से पूरा शिक्षित हो जाता है ना। इसलिए इन्होंने बताया जो मेन के एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीमेन का एजुकेशन, है ना। और इन्होंने बताया अपॉर्चुनिटी सबको, गर्ल को भी इक्वल मिलना चाहिए, जितना लड़के को मिलता है उतना ही अपॉर्चुनिटी लड़की को भी मिलना चाहिए, है ना। और वुमेन एजुकेशन के लिए जो इन्होंने बोला जो अलग से पैसे की गवर्नमेंट को अलग से पैसा देना चाहिए कॉलेज को, ताकि वुमेन एजुकेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके। और वुमेन के लिए स्कॉलरशिप भी, है ना, गर्ल के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप, अगर वो टैलेंट के हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर वो लड़की है तो उसको अलग से एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, है ना। और इस कमीशन का एक मेन सजेशन ये है एडल्ट एजुकेशन। इससे पहले राधाकृष्णन कमीशन ने या फिर मुदालियर कमीशन ने एडल्ट एजुकेशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वीमेन एजुकेशन के बारे में तो सब कमीशन में लगभग चर्चा है, लेकिन एडल्ट एजुकेशन के पे चर्चा कोठारी कमीशन में अच्छे से फोकस किया गया है। तो इन्होंने बताया एडल्ट एजुकेशन जो है ना वो स्कूल टाइम से या तो पहले कर लिया जाए या तो स्कूल टाइम के बाद कर लिया जाए, है ना। इसके लिए हर जगह लाइब्रेरी खोला जाए, रीडिंग रूम खोला जाए, एक मोबाइल लाइब्रेरी हो जैसे बस वगैरह की तरह, उसमें पुस्तकें हो हर जगह जा के, मतलब मोबाइल लाइब्रेरी हो ताकि एडल्ट एजुकेशन जिन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया है वो भी अगर चाहे तो अपना एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। ओपन यूनिवर्सिटी उसके बाद काफ़ी बनाया गया। और इन्होंने बताया जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स चलाया जाए। अगर उनको इंटरेस्ट है अगर एजुकेशन के प्रति, तो उनके लिए कम 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोर्स चलाया जाए ताकि वो एजुकेशन ईजिली से ले सके। और वो स्कूल के टाइम से पहले या बाद में हो ताकि आराम से हो सके, ईजिली हो सके ये। और इन्होंने बताया जो रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी एजुकेशन को दिया जाए ताकि एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट मिले अच्छा। और इस कमीशन में एक स्पेशल मेंशन ये है, इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को एक जैसे पहले में जो था, पहले ये बोला गया था मुदालियर कमीशन में, जो 3 लैंग्वेज में हिंदी को पढ़ना कंपलसरी था। इससे पहले जितने भी बोर्ड थे वो उन्होंने हिंदी को पढ़ना कंपलसरी कर दिया था, लेकिन इस कमीशन में हिंदी को पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं था। या एक पहली तो आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पढ़नी है, और तीसरी लैंग्वेज ये थी कि कोई मॉडर्न लैंग्वेज या फिर इंडिया की कोई दूसरी मॉडर्न, हिंदी को छोड़ के कोई दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज, या फिर जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज, या फिर क्लासिकल जो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है वो कोई एक लैंग्वेज पढ़ना है ना। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने अपने हिसाब से दिया। और इसमें इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस कमीशन का, तो इवैल्यूएशन करना बहुत इजी है। अगर ये पढ़ लिए ना तो इवैल्यूएशन करना, मतलब इसका मेरिट्स क्या है, क्या डिमेरिट्स है, ये निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे ये हर पॉइंट से हम मेरिट्स निकाल सकते हैं। जैसे 17 मेंबर था, इसमें मेंबर ज़्यादा था, इसको भी हम मेरिट्स में लिख सकते हैं। इसका जो चेयरमैन DS कोठारी साहब थे वो उस टाइम में UGC के चेयरमैन भी थे, है ना, तो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन भी थे ये। इस कमीशन का ये भी जो 3 डिस्टिंग्विश फीचर जो है इसका ये भी लिख सकते हैं। ये 3 डिस्टिंग्विश फीचर इसका भी ये भी कर सकते हैं, जो इसका मेरिट्स में लिख सकते हैं। जो बाहर से 6 मेंबर था फॉरेन, ये भी इसका मेरिट्स हो सकता है ना। और ये इसमें काफ़ी सारे हैं मेरिट्स, हर पॉइंट से मेरिट्स निकाल सकते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया, जो क्वेश्चन मेथड के थ्रू तैयार किया, इंटरव्यू लेकर के तैयार किया, ये भी इस मेरिट्स में लिख सकते हैं, है ना।
इस सब में से भी सजेशन से भी निकाल सकते हैं। जो ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, 6% बजट पे चर्चा किया गया, 6% बजट होना चाहिए, ये भी इसका मेरिट हो सकता है। डिमेरिट्स में ये स्टेट वाला लिख सकते हैं जो इसका कोई फिक्स नहीं किया गया, जो कम से कम कितना इसका एजुकेशनल बजट होना चाहिए, है ना। तो ये भी मेरिट्स ऐसे लिख सकते हैं। इसका 5 पॉइंट प्रोग्राम, इसको भी मेरिट्स में लिख सकते हैं, जो एक इसका ये यूनिक फीचर था, है ना। और इसमें ये मेरिट हो सकता है कि रोट लर्निंग को इन्होंने डिस्करेज किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्होंने बढ़ावा दिया, है ना। ये सब लिख सकते हैं। ये 1 किलोमीटर रेडियस में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर, ये सब भी लिख सकते हैं। हर पॉइंट से मतलब मेरिट डिमेरिट्स निकाल सकते हैं। जो आपको इसमें अच्छा लगे उसको मेरिट्स में डाल दीजिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको डिमेरिट्स में डाल दीजिए, है ना। तो ये काफ़ी है, मेरिट्स आराम से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग आंसर इजीली लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर तो आराम से लिख ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।